अपने लाइफ टाइम में हम लोग कभी ना कभी इस तरह का सीढ़ी का व्यवहार किया होगा या फिर देखा होगा। अगर गांव देहात में हम बड़े होते हैं तो इस तरह की सीढ़ियों का व्यवहार बड़ी आम बात है। हम लोग क्या देखते थे, जब सीढ़ियों को हम स्लैंट रखते थे और स्लैंट रखते थे और ज़्यादा स्लैंट करते थे तो ये सीढ़ी सरक जाती थी, मतलब स्लाइड कर जाता था। उस समय हमें पता नहीं था या पता नहीं होता है कि वो स्लाइड क्यों कर रहा है, ठीक कितने एंगल के बाद वो स्लाइड कर जाएगा। लेकिन अभी अगर हम रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस एंगल के बाद ये सीढ़ी इस पोजीशन से स्लाइड करके गिर सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस सिनेरियो से पता कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इस तरह के सिनेरियो से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि IIT एडवांस्ड 2014 में पूछा गया है। सीढ़ियों का ही क्वेश्चन है, लैडर का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कुछ एक सिनेरियो दिया गया है और कुछ कंडीशन से आपको पता करना है कि कौन सा कंडीशन सही होगा। खैर, इस क्वेश्चन में आने से पहले मैं चाहता हूं कि ये जो सीढ़ी वाला सिनेरियो है, द लैडर, फ्लोर एंड द वॉल सिनेरियो जो है, इसे हम लोग जेनरिक तरीके से और ज़्यादा जनरल वे में सॉल्व करें, बेसिक इक्वेशंस को डिराइव करें और उसके बाद जाके हम लोग इस प्रॉब्लम को अगर ले तो लैडर के साथ एसोसिएटेड जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी ग्रो हो जाएगा और साथ ही साथ क्वेश्चन भी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो उसका बेहतर मतलब हम लोग समझ पाएंगे। तो इन अ जेनरिक वे चलिए हम लोग इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। अब देखिए सिनेरियो क्या बन रहा है, सीढ़ी है, वॉल है, ये वॉल है और ये जो है ये फ्लोर है। तो इसे इस तरह से लैडर को रखा गया है। अब यहाँ पर लैडर का अगर कांटेक्ट देखें तो लैडर जो है ये फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है और लैडर जो है ये वॉल के साथ कांटेक्ट में है। यानी यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। मे भी नहीं भी कर सकता, अगर फ्रिक्शन लेस हो, दोनों कांटेक्ट जो है फ्रिक्शन लेस हो तो नहीं भी कर सकता, लेकिन इन जनरल सेंस हम कह सकते हैं एक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है और एक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है। तो मेनली वही फ्रिक्शनल फोर्स है, इसका अपना वेट है, वेट के कारण नॉर्मल रिएक्शन जो क्रिएट कर रहा है ये वॉल है और ये फ्लोर जो है, उन्हीं सारे फोर्सेस के कारण ऐसा होता है कि ये लैडर यहाँ पर इस तरह से स्टैटिक सिचुएशन में यहाँ पर रहता है। अगर हम लोग एंगल को चेंज करते हैं तो सिनेरियो कुछ ऐसा बनता है कि जो भी रिक्वायर्ड फोर्सेस है या जो भी क्रिएटेड फोर्सेस है वो सारे फोर्सेस इसे बैलेंस करके नहीं रख पाता है और ये लैडर जो है ये स्लाइड करके इस तरह से ये स्लाइड करके गिर जाता है। खैर, हमें क्या पता करना है कि अगर यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये दोनों कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर हमें पता हो तो क्या हम ये वाला एंगल पता कर सकते हैं जिस एंगल तक लैडर स्लाइड नहीं करेगा, स्लिप नहीं करेगा और वो इस तरह से सिचुएटेड रहेगा। दैट मीन मैक्सिमम एंगल क्या पॉसिबल है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें पता है तो मैक्सिमम एंगल ये थीटा क्या होगा जिससे कि ये लैडर स्लाइड ना करे, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल ये एंगल क्या होगा। ये द मोस्ट जेनरिक अप्रोच ऑफ दिस प्रॉब्लम है। द बेसिक चीज़ जो हम यहाँ से पता कर सकते हैं वो ये वाला एंगल है एंड देन वी विल फॉलो दैट क्वेश्चन ऑफ IIT JEE एडवांस्ड 2014 ना, हाँ 2014 ये वाला क्वेश्चन हम लोग उसे अप्रोच करेंगे। खैर, एक बार ना क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर कहा गया लैडर है जिसका मास गिवन है, दैट द मास इज m एंड लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, इट इज़ इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द लैडर इज μ1। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज μ1 एंड दैट बिटवीन फ्लोर एंड द लैडर इज μ2। दैट मीन यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो μ2 है। अगर लैडर इज अबाउट टू स्लिप, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज अबाउट टू स्लिप, क्योंकि अगर अबाउट टू स्लिप ना हो
कोई भी आर्बिट्ररी सिनेरियो हो, तो फिर थीटा पता करने का तो मतलब नहीं होता। थीटा तो कुछ भी हो सकता है, थीटा यहाँ भी हो सकता है, ऐसा भी एंगल हो सकता है, ऐसा भी एंगल हो सकता है। सो एक सर्टन सिनेरियो दिया गया है, यहाँ पर कंडीशन दिया गया है। द कंडीशन इज लैडर इज अबाउट टू स्लिप, मतलब यहाँ से अब ये स्लिप करेगा। थोड़ा भी आप एंगल को बढ़ा देते हैं तो ये बढ़ा देते हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, घटा देते हैं अगर एंगल को, तो ये स्लिप कर जाएगा। थीटा का वैल्यू थोड़ा भी घट जाए तो ये स्लिप कर जाएगा, दैट मीन इट इज अबाउट टू स्लिप। देन हमें ये पता करना है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द लैडर, दैट मीन ये लैडर पे कितना नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है। ऑफ कोर्स इसके अपने वेट के कारण ग्रेविटी इसे नीचे पुल करेगा, एंड हेंस ये जो लैडर है, ये लैडर पुश भी करेगा वॉल को, एंड इन रिटर्न वॉल इस लैडर पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। सिमिलरली वेट के कारण इसका नीचे जाने का टेंडेंसी है, तो ये नीचे फ्लोर पे फोर्स अप्लाई करेगा और फोर्स इसमें इन रिटर्न नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। हमें वही दो नॉर्मल रिएक्शंस जो है वो पता करना है, एंड देन फाइंड द एंगल थीटा, दैट मीन दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल। ओके, तो सबसे पहले देखिए इस बॉडी का अपना मास है, जिसके कारण इसमें किस तरह का फोर्स अप्लाई होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। ओके फाइन, तो इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, mg नीचे की तरफ। सो एंड जैसे कि हम बात कर रहे थे, यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से, इस सरफेस से नॉर्मली इस बॉडी पे लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये यहाँ पर अप्लाई होगा। सो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन एक इधर, और यहाँ वॉल भी इस पे एक रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। सो हम उसे नाम देंगे डेफिनेटली, लेट अस से क्वेश्चन में कहा गया है कि μ1 जो है वॉल और लैडर के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसीलिए नाम भी हम कुछ ऐसे ही चूज कर लेते हैं। इस नॉर्मल रिएक्शन को नाम दे देते हैं n1, और यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हो रहा है, फ्लोर जो इस लैडर पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है, दैट इज n2। ओके फाइन, अभी देखिए अगर इफ इट इज अबाउट टू स्लिप, देन मतलब थोड़ा सा भी एंगल आप बढ़ा दे तो इधर से भी ये स्लाइड करेगा, इधर से भी ये स्लाइड करेगा। देखिए स्लाइड करके गिरने के लिए इस सरफेस में भी बॉडी को स्लाइड करना होगा, और इस सरफेस में भी बॉडी को स्लाइड करना होगा, बॉडी को इस तरह से स्लाइड करके गिरना होगा। दैट मीन इफ इट इज अबाउट टू स्लिप, थोड़ा भी एंगल को आप घटा दे, थोड़ा भी दैट मीन पोजीशन को चेंज करे, तो यहाँ भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसे रोक के रख नहीं सकता है, और यहाँ भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसे रोके रख नहीं सकता है, मतलब इसे ठहरा के स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं रख सकता है। थोड़ा सा भी चेंज हो जाए, दैट मीन इट इज एट द ब्रिंक ऑफ स्लिपिंग या स्लाइडिंग। दैट मीन यहाँ भी अभी जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ भी जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। देखिए इक्वेशन बनाने के लिए हम जो फ्रिक्शनल फोर्स पता करते हैं वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग कहते हैं, दैट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। वो तभी होता है जब इट इज अबाउट टू स्लिप। इसीलिए ये कंडीशन अगर दिया हुआ ना होता तो फिर हम किसी भी तरह का इक्वेशन नहीं बना पाते। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हम कह सकते हैं दैट इज n1 इंटू μ1, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में काम कर रहा है अभी, ये देखिए इसका मूवमेंट, नेचुरली इसका मूवमेंट का जो डायरेक्शन है, ये जिस डायरेक्शन में मूव करके स्लाइड करके गिरना चाहता है, इसका जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी कुछ इस तरह गिरने का है, ये ऐसे गिरना चाहता है, टेंडेंसी है इसका इस तरह से गिरना चाहता है। दैट मीन इस पॉइंट में इसका मोशन, रिलेटिव मोशन का जो टेंडेंसी है वो डाउनवर्ड है, लैडर का इधर गिरने का टेंडेंसी है और यहाँ से इधर मूव करने का टेंडेंसी है। यानी रिलेटिव मोशन को अपोज करते हुए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ऑब्वियसली जो रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ एक्ट करेगा, और यहाँ भी जो मोशन का टेंडेंसी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में
फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप पाते हैं, हमें तो ये पता ही है, हमें पता है कि यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा हम कह सकते हैं दैट इज μ1 N1 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पर हो जाएगा ये μ2 N2, यहाँ पर ये हो जाएगा μ2 N2। ठीक है, हमें क्या क्या पता करना है, हमें यहाँ से पता करना है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द लैडर एंड दैट ऑफ द फ्लोर। ठीक है, ये N1 और N2 पता करना है, और साथ ही साथ हमें एंगल थीटा पता करना है। सारा सिनेरियो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को मूव कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर अगर ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो फिर दो तरह का कंडीशन फुलफिल्ड होना होगा। यहाँ पर वो दो तरह का कंडीशंस क्या क्या है, एक तो इसमें जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, नेट फोर्स यहाँ पर जीरो एक्ट करना चाहिए, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में द कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ फोर्सेस को कंसीडर करें, किसी भी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को कंसीडर करें, या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में आप सारे फोर्सेस को कंसीडर करें, या फिर किसी भी तरह के सिनेरियो में किसी भी तरह के डायरेक्शन को आप कंसीडर करें, आपको नेट फोर्स जो है उस डायरेक्शन में वो जीरो मिलना चाहिए, तब जाके वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप फोर्सेस को देखते हैं तो आप ये पाते हैं, एक तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग देखते हैं तो इन दोनों का μ2 N2 और N1, इन दोनों का जो नेट फोर्स रिजल्ट होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। हम कह सकते हैं इन द सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड N1 का मैग्नीट्यूड μ2 N2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होना होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, होना भी होगा, तब जाके वो कैंसिल आउट हो जाएगा, समेशन दोनों फोर्सेस का तब जाके जीरो होगा। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। पहला इक्वेशन जो है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस या सेट ऑफ फोर्सेस को देखा जाए एंड वी नो दैट स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होगा, तो हम कहेंगे N1 जो है, N1 शुड बी इक्वल टू μ2 N2। ठीक है, ये एक कंडीशन हमें मिल गया। एंड द सेकेंड कंडीशन जो है वो हम ये भी देखेंगे, नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में भी तो जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में भी अगर कंसीडर किया जाए तो भी नेट फोर्स जीरो होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, वर्टिकल डायरेक्शन में हमें तीन फोर्सेस दिख रहा है, एक तो N2 है, दूसरा mg है, और तीसरा μ1 N1 है। ठीक है, तो अगर नेट फोर्स को जीरो होना है तो हम कहेंगे mg नीचे की तरफ लग रहा है, ये दोनों ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ऊपर की तरफ टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ टोटल फोर्स के मैग्नीट्यूड का बराबर होना होगा, तब जाके सारे फोर्सेस कैंसिल हो जाएगा। उस लॉजिक से देखा जाए तो हम कहेंगे N2 प्लस दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स हो गया, ऊपर की तरफ नेट फोर्स हो गया, दैट शुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नीचे की तरफ का फोर्स इज इक्वल टू mg। तो ये सारे मिलके कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दो कंडीशन हमें यहाँ पर मिल गया, नेट फोर्स जीरो अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड नेट फोर्स जीरो अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, दोनों के लिए इक्वेशन। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसमें नेट टॉर्क जो है, नेट टॉर्क भी जीरो लगना होगा। ये इस तरह से रोटेट नहीं कर रहा है, देखिए स्लाइड करके गिरेगा तब इसमें एक रोटेशनल टेंडेंसी भी रहेगा, ये इस तरह से रोटेट करेगा, जब गिरेगा स्लाइड करके तो इसमें एक तरह का रोटेशन भी होगा। ये रोटेशन तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यानी इसमें अभी फिलहाल नेट टॉर्क जो है, मोमेंट ऑफ फोर्स, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो अब फोर्स चाहिए, माफ कीजिएगा, टॉर्क चाहिए, तो डिस्टेंसेस आएगा। टॉर्क पता करेंगे हम लोग, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क पता कर सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पता कर सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पता कर सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पता कर सकते हैं, चाहे पॉइंट कुछ भी हम कंसीडर करें, टॉर्क तो है नहीं, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क तो होगा नहीं, जीरो होगा, तो चाहे पॉइंट आप कोई भी कंसीडर कर लें, टॉर्क वी विल फाइंड टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, उस पॉइंट के अबाउट।
तो अच्छा होगा अगर हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क या इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पता करें। आप चाहे तो इस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक फोर्स है इस पॉइंट के अबाउट, तो सिर्फ एक कैंसलेशन होगा, एक टॉर्क को कंसिडर नहीं किया जाएगा। और यहाँ से दो फोर्सेज एक्ट कर रहा है, यहाँ से भी दो फोर्सेज एक्ट कर रहा है, तो फायदेमंद यही होगा अगर हम इस पॉइंट के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पता करें। अभी समझ में आ जाएगा ऐसा हम क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या बनता है। ठीक है, और जब हम टॉर्क पता करेंगे तो जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क पता कर रहे हैं, चलिए हमारा कंसिडरेशन है कि हम इस पॉइंट के अबाउट, हम जो है इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पता कर रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट। तो फिर जब हम टॉर्क पता करेंगे, जैसे कि इस फोर्स के कारण इसमें जो इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क बन रहा है उसे जब पता करेंगे तो हम कैसे पता करते हैं, इस पॉइंट से इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दैट मीन हमें डिस्टेंस चाहिए होगा। उन्हीं डिस्टेंसेस के लिए हम क्या करते हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लैडर का एक लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। हो सके वो कैंसिल हो जाए या हो सके तो रह जाए इक्वेशन में। तो लैडर का लेंथ जो है ये मैं मान लेता हूँ 2L, मैं उसे 2L मान लेता हूँ। तो होगा क्या कि mg को हम लोग सेंटर से कंसीडर कर रहे हैं, इसके सेंटर ऑफ मास से, और यूनिफॉर्म लैडर है तो इसीलिए सेंटर ऑफ मास में mg एक्ट कर रहा है। तो फ़ायदा यही होगा, यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ द लैडर ये जो है इसे 2L मान लेते हैं। लेंथ जो है ऑफ द लैडर इज ट्वाइस ऑफ L। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से ऊपर तक L। इसे मैं थोड़ा सा पिंक कर दूँ, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पर नेट टॉर्क शुड बी 0 अबाउट दिस पॉइंट। एंड अगर टॉर्क देखा जाए तो किन किन फोर्सेस के कारण टॉर्क बनेगा इस पॉइंट के अबाउट, mg फोर्स के लिए बनेगा टॉर्क, n1 फोर्स के कारण बनेगा टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, और μ1 n1 फोर्स के कारण इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बनेगा। हम इन दोनों फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉर्क नहीं बनाएगा इस पॉइंट के अबाउट। क्योंकि टॉर्क के कंसीडरेशन में हम क्या देखते हैं, हम क्या पाते हैं कि कोई फोर्स अगर किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बना रहा है, दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन ये कर रहा हो या करने की टेंडेंसी रखता हो या हमारे कंसीडरेशन में वो हो, तो ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क बनाएगा वो होगा, ये फोर्स इस पॉइंट से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड विथ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। तो चूंकि इसी पॉइंट पे लग रहा है ये दोनों फोर्सेस, तो इस पॉइंट से उन दोनों फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0। सो 0 मल्टीप्लाइड विथ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो वो तो टॉर्क 0 बना देगा। तो इसीलिए इन दोनों फोर्सेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, n2 को और μ2 n2 को। तो नेट टॉर्क 0 होने के लिए आप देखें ये फोर्स mg फोर्स इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करने का टेंडेंसी रखता है। μ1 n1 इस बॉडी को इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का टेंडेंसी रखता है, और ये n1 भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का टेंडेंसी रखता है। यानी कि टॉर्क ड्यू टू दिस वन एंड दिस वन, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन का टेंडेंसी रखता है, उसका मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू mg, जो कि इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का टेंडेंसी रखता है। वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। इसका मतलब टॉर्क्स जो है, सारे टॉर्क्स या सारे मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस सारे वो कैंसिल हो जाएगा और इसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस mg के कारण जो टॉर्क बना, इस mg के कारण कितना टॉर्क बनेगा, mg द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है, और इसका इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से हमें करना यही होगा कि हमें यहाँ से ये देखना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स। और ये डिस्टेंस होगा कितना, अगर ये L होता है
तो ये हो जाएगा L इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा। अगर ये L होता है और ये अगर थीटा होता है और ये अगर L होता है, दैट विल बी L इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। सिंपल ट्रिगोनोमेट्री है। कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दैट साइड। सो और ये हो जाएगा L इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, हम रिजॉल्व भी करते हैं वेक्टर्स को इसी तरह से। सो इसे तो एलाबोरेशन की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर mg के कारण बना हुआ टॉर्क जो है, mg के कारण बना हुआ टॉर्क, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। चलिए इसे मैं बाद में लिखूँगा, हैविंग अ गुड प्रैक्टिस की फोर्स के मैग्नीट्यूड को बाद में लिखा जाए, द डिस्टेंस उसे पहले लिखा जाए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट इज L इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, L इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। सो L into cosine of theta into mg. So that is torque due to mg in clockwise direction, and that should be equal to the magnitude of torque in anti-clockwise direction, जो कि इस n1 के कारण बनेगा। ओके, n1 के कारण बनेगा और इसके कारण बनेगा। अब इसका, इस फोर्स का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखा जाए तो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस वुड बी दिस मच, यहाँ से यहाँ तक, बिकॉज इसे प्रोपगेट आप करेंगे तो यहाँ पर आके मैच करेगा। ठीक है, तो उस के कारण μ1 n1 के कारण बना हुआ टॉर्क जो है वो हो जाएगा 2L कोसाइन ऑफ थीटा, बिकॉज दिस साइड वुड बी, ये साइड हो जाएगा 2L, यहाँ से लेके यहाँ तक 2L कोसाइन ऑफ थीटा, 2L कोसाइन ऑफ थीटा। सो 2L कोसाइन ऑफ थीटा into the force μ1 n1। ठीक है, और ये वाला टॉर्क भी है, प्लस इसका अगर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देखना चाहते हैं तो आप सीधा इसे प्रोसीड कर दें और इस पॉइंट से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए ये है, विच इज़ दिस वन, दैट इज इक्वल टू दिस साइड, जो कि हो जाएगा 2L इंटू साइन ऑफ थीटा। सो ट्वाइस ऑफ L, और ये वाला साइड जो हो जाएगा साइन कॉम्पोनेंट हो जाएगा उसी साइड का, तो 2L इंटू साइन ऑफ थीटा। सो ट्वाइस ऑफ L इंटू साइन ऑफ थीटा, और इसके साथ ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है n1। ओके, कुछ रिलेशन यहाँ से बनता, ठीक है, और हाँ ओके फाइन, यहाँ n1 n2 के साथ इंटर रिलेट करके हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ बना सकते थे। तो इसे कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर आगे बढ़ जाता हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसे मैं बाद में कंसिडर करूँगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, इन्हीं वैल्यूज़ को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। आप गौर से देखिए, यहाँ पर n1 एग्जिस्ट कर रहा है, n1, ठीक है, यहाँ पर L है, ट्वाइस ऑफ L, यहाँ पर L, तो वो कैंसलेशन हो जाएगा उसका। हाँ, यहाँ से कुछ चीज़ें, यहाँ से जैसे मैं n2 को यहाँ से आगे ये कह सकता हूँ, बिकॉज n1 इज इक्वल टू μ2 n2, n1 इज इक्वल टू μ2 n2, तो दैट इज μ1, n1 इज इक्वल टू μ2 n2 एंड दैट इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से हम लोग बड़े आसानी से ये कह सकते हैं कि n2 को अगर आप कॉमन लेते हैं तो आप ये पाएंगे 1 प्लस μ1 μ2, और यह हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय 1 प्लस μ1 μ2। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, शायद ज़रूरत पड़ जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक रिलेशन है, क्योंकि हमसे पूछा गया था। अगर हम उस बेसिक क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर हमें ये पता करना है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द लैडर, दैट मीन वॉल ऑन द लैडर विच इज़ n1 एंड दैट ऑफ द फ्लोर ऑन द लैडर दैट इज़ n2। तो वही n2 को हमने पता लगाया, ठीक है ये। और यहाँ से हम लोग n1 के लिए भी वैल्यू पता कर सकते हैं। अगर सिर्फ सब्सटीट्यूट कर दे n1 इज इक्वल टू μ2 n2 एंड n2 इज इक्वल टू दिस, तो हम कह सकते हैं n1 इज इक्वल टू, इसके साथ μ2 मल्टीप्लाई कर दे, μ2 mg डिवाइडेड बाय 1 प्लस μ1 μ2। तो ये हो गया सेकंड रिलेशन।
ये n1 का भी वैल्यू हमने पता कर लिया, यही तो हमसे पूछा गया था, यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द लैडर एंड दैट ऑन द फ्लोर, दैट ऑफ द फ्लोर। ओके, वो दोनों नोन टर्म्स के हिसाब से हमने उसे पता कर लिया। देखिए mg जो है ये नोन होगा द वेट ऑफ द लैडर, एंड μ1 μ2 ये भी नोन है, ये भी बाकी सिनेरियो पे डिपेंड नहीं करता है, बाकी सिचुएशंस पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। सो n1 और n2 हमने नोन क्वांटिटीज़ के तौर पे हमने पता लगा लिया। अब यहाँ पर देखते हैं हमें यहाँ पर क्या पता करना, दोनों बराबर है, तो अल्टीमेटली हम यहाँ से, हाँ थीटा पता करना है ना हमें, ठीक है थीटा पता करना है। ओके, सबसे पहले तो मैं यहाँ से ना L को कैंसिल कर देता हूँ, ये L हटा देता हूँ, L से हमने डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को। और अगर मैं कोसाइन ऑफ थीटा से डिवाइड कर देता हूँ इस पूरे इक्वेशन से को, तो यहाँ से कोसाइन ऑफ थीटा चला जाएगा, कोसाइन ऑफ थीटा चला जाएगा, यहाँ टेंजेंट ऑफ थीटा अपीयर कर जाएगा, ठीक है। उसी टेंजेंट ऑफ थीटा का वैल्यू हम देख लेंगे क्या होगा, एंड देन थीटा इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट ऑफ दैट वैल्यू हम कह सकते हैं। सो कोसाइन ऑफ थीटा से हम कर रहे हैं डिवाइड, तो हमें मिल गया यहाँ से mg, यहाँ से mg इज इक्वल टू 2 कोसाइन ऑफ थीटा तो चला गया, 2 μ1 n1 प्लस 2 यहाँ पर टेंजेंट ऑफ थीटा n1। ओके, ये n1 का वैल्यू वहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ थीटा को हम कह सकते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2, यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2n1 जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है, 2n1 mg डिवाइडेड बाई 2n1 भेज दिया हमने, और यहाँ से टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस μ1 है, तो यहाँ पर ये माइनस μ1 आ जाएगा। ओके, अब थोड़ा कैलकुलेशन करना है, यहाँ से n1 का वैल्यू, ये वाला वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, n1 का वैल्यू, ओके, ये n1 का वैल्यू हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना होगा। सो mg 2n1 एंड n1 इज μ2 mg, यहाँ पर आएगा n1 के जगह μ2 mg कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर वाला टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो 1 प्लस μ1 μ2 डिवाइडेड बाय 2 μ2 डिवाइडेड बाय 2 μ2। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं, n1 के जगह पे ये वाला टर्म आ जाएगा μ2 mg, यहाँ पर μ2 mg कैंसिल हो गया, μ2 बचा हुआ है, वही μ2 यहाँ पर, और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर यहाँ पर जो है ये न्यूमरेटर में आ गया, ठीक है, एंड माइनस μ1। तो आप कैलकुलेट करें, ये रहेगा डिनोमिनेटर में, इसके साथ मल्टीप्लाइड हुआ तो माइनस 2 μ1 μ2 होगा, यहाँ पर प्लस μ1 μ2 है, तो ये माइनस μ1 μ2 हो जाएगा, 1 माइनस μ1 μ2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ μ2, एंड दिस, ये जो है टेंजेंट ऑफ थीटा, आपसे अगर पूछा जाए कि फिर थीटा क्या होगा, तो थीटा इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट ऑफ दैट क्वांटिटी या दैट वैल्यू, इनवर्स टेंजेंट ऑफ दैट वैल्यू, ठीक है। सो ये टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। वही हमें पता करना था कि थीटा क्या होगा, तो हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट ऑफ 1 माइनस दिस, 1 माइनस μ1 μ2 डिवाइडेड बाय 2 μ2। अभी अगर हम IIT JEE वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ या इंटरेस्टिंग कंडीशन हमें दिखेगा, जैसे कि बिल्कुल वही सिनेरियो दिया गया है, यहाँ पर भी कहा गया है कि n1 जो है, n1 वॉल जो लैडर पे फोर्स अप्लाई कर रहा है वो है,
एंड N2 जो है फ्लोर, इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है वो है, एंड लैडर इज़ अबाउट टू स्लिप, यहाँ पर एंगल थीटा है। तो हमें यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन के हिसाब से हमें विचार करना है। बेसिकली इस क्वेश्चन में ऐसा लिखना चाहिए था, इफ़ यहाँ पर लगना चाहिए था, इफ़ μ1 इज इक्वल टू 0 एंड μ2 इज नॉट इक्वल टू 0, देन दिस वन, देन क्या ये सही होगा, ये हमें टेस्ट करना है। ओके सो यहाँ पर आप एक कंडीशन देखिए, पहला वाला कंडीशन अगर आप देखते हैं, ठीक है पहला वाला बाद में देखते हैं, अगर हम लोग ये वाला कंडीशन देखते हैं μ2 इज इक्वल टू 0, बेसिकली μ2 जो है ये वाला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यहाँ पर का जो फ्रिक्शन है वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर μ2 0 होता है तो एक बहुत बेहतरीन सिनेरियो क्रिएट होता है। μ2 अगर 0 हो जाए, μ2 अगर 0 हो जाए तो क्या सिनेरियो क्रिएट होगा आप देखें। μ2 हो गया 0, मैथमेटिकली सबसे पहले देखते हैं, μ2 जैसे ही 0 हो जाएगा तो n1 का वैल्यू जो है ये भी 0 हो जाएगा, भले ही इसका कितना भी वेट रहे, इसका कितना भी mg हो, n1 क्रिएट ही नहीं हो पाएगा अगर ये यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना हो। इसे ना आप ऐसे देख सकते हैं, जस्ट टू हैव एन इंट्यूटिव सेंस, ये mg के कारण ये गिरना चाहता है ऐसे, और अगर इसे इस वॉल पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करना है, या फिर इस पे वॉल तभी नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा जब ये अपने गिरने के टेंडेंसी के कारण या फिर इसके वेट के कारण ये इस वॉल को जब पुश करेगा तभी ये वॉल इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा पाएगा। अभी आप देखें, पुश तो ये तब करेगा ना जब इसे कोई यहाँ पर सपोर्ट मिले। मैं कोई एक्सट्रीम फिजिक्स के सेंस में बात नहीं करूँ, किसी इक्वेशन के सेंस में बात नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ एक इंट्यूटिव सेंस देने के लिए कह रहा हूँ। तो ये उधर पुश तो तभी करेगा जब यहाँ उसे एक सपोर्ट मिलेगा, इसे कोई रोके रखेगा, इस पॉइंट में इसे कोई रोकेगा तभी ये इसे पुश कर पाएगा। रोकेगा इन द थोड़ा बहुत तो फोर्स यहाँ पर लगाए, यहाँ पर थोड़ा बहुत तो फोर्स लगाए जिसके कारण ये उस पर फोर्स लगा पाए और वो रिटर्न में नॉर्मल रिएक्शन लगाए। तो ये फ्रिक्शन ही अगर यहाँ से गायब हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स, देन ये नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। और वैसे सिनेरियो में आप ये पाएंगे, आप कुछ भी कर ले, आप लैडर को इस तरह से स्लैंट नहीं रख सकते हैं, वो स्लैंट रहेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो संभव ही नहीं है, वो ऐसे स्लाइड करके वो नीचे गिर जाएगा। बिकॉज उस सेंस में अगर आप यहाँ पर देखते हैं, उस सेंस में अगर आप यहाँ पर इस इक्वेशन को देखते हैं, अगर μ2 0 हो जाता है, μ2 0 होने का मतलब इन मैथमेटिकल सेंस μ2 0 होने का मतलब दिस इज अनडिफाइंड, दिस एक्सप्रेशन इज अनडिफाइंड, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। सो मैथमेटिकली हम ये कहेंगे दैट इज अनडिफाइंड। लेकिन चूंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वी आर स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स राइट नाउ, एटलीस्ट वी आर स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, तो हमें फिजिक्स के सेंस में भी चीज़ों को देखना होगा, यहाँ पर कुछ इंटरप्रिटेशन अपना बनाना होगा कि ऐसे सिनेरियो में अगर μ2 0 होता है और हमें लैडर को यहाँ पर रखना है समहाउ, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम ये पाएंगे अगर μ2 0 हो जाता है तो दिस थिंग इज अनडिफाइंड, एंड वी ऑल्सो नो दैट टेंजेंट ऑफ थीटा, जब थीटा 90 डिग्री होता है देन टेंजेंट ऑफ थीटा का वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड होता है। तो क्या ये वो सिनेरियो बता रहा है कि अगर यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो हमें लैडर को बिल्कुल सीधा सपाट ऐसे रखना होगा। बिल्कुल, हम तो सीधा सपाट कभी भी रख सकते हैं ऐसे लैडर को, एकदम पूरी तरह से सीधा। सो ये वही वाला कंडीशन हमें इम्प्लाई कर रहा है कि अगर ये 0 हो जाए देन इस थीटा को 90 डिग्री होना होगा। चलिए ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक, ओके। सो पहला कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन में दिया हुआ है μ1 इज इक्वल टू 0 एंड μ2 नॉट इक्वल टू 0।
म्यू टू नॉट इक्वल टू 0। देन क्या n2 टेंजेंट ऑफ थीटा ये mg डिवाइडेड बाई 2 होगा? n2 टेंजेंट ऑफ थीटा, क्या n2 टेंजेंट ऑफ थीटा mg डिवाइडेड बाई 2 होगा? ये हमें देखना है। तो इसके लिए हम वापस आ जाते हैं इस पेज में, n2 का वैल्यू एक बार देख लेते हैं, फिर देखेंगे n2 टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होगा। सो n2 कुछ वैल्यूज़ जो है हमें चाहिए होगा, तो नेक्स्ट पेज में मैं भेज के रख देता हूँ। हाँ, इन वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी इनकी। तो अगर मैं ये वाला कंडीशन देखता हूँ, μ1 इज इक्वल टू 0 एंड μ2 नॉट इक्वल टू 0, हमें n2 टेंजेंट ऑफ थीटा पता करना है। n2 टेंजेंट ऑफ थीटा, n2 टेंजेंट ऑफ थीटा। सो अगर मैं n2 टेंजेंट ऑफ थीटा को देखता हूँ, n2 मल्टीप्लाइड विद टेंजेंट ऑफ थीटा, तो मैं क्या कह सकता हूँ? n2 इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय 1 प्लस μ1 μ2 एंड मल्टीप्लाइड विद टेंजेंट ऑफ थीटा इज विच इज 1 माइनस μ1 μ2 डिवाइडेड बाय 2 μ2। ओके, सो 2 μ2। अच्छा, n2 पूछा गया था या n1 पूछा गया था? n2, ठीक है। अब कंडीशन कुछ दिया हुआ है, देखिए कि μ1 इज इक्वल टू 0 एंड μ2 नॉट इक्वल टू 0। μ1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, μ1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है। सो μ1 अगर 0 होगा, μ1 अगर 0 होगा तो ये तो चला गया भाई, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? n2 टेंजेंट ऑफ थीटा हमें क्या मिलेगा? mg डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 μ2। सो mg डिवाइडेड बाय 2 μ2 हो गया, ये हो गया mg डिवाइडेड बाय 2 μ2, लेकिन यहाँ पर mg डिवाइडेड बाय 2 है ऑप्शन में, दैट मीन ये नहीं होगा। ठीक है, ये गलत हो गया, ये सही नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है, μ1 नॉट इक्वल टू 0 बट μ2 इज इक्वल टू 0। अब μ2 जब 0 होगा, वही तो कंडीशन है, μ2 ये वाला यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर 0 हो तो ये तो उसी कंडीशन को बता रहा है ना कि जिस समय हमें लैडर को बिल्कुल सीधा रखना होगा, नॉर्मल रिएक्शन n1 जो है वो क्रिएट ही नहीं हो पाएगा एंड थीटा उस समय 90 डिग्री होना होगा, जिससे हम कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज़ अनडिफाइंड, मैथमेटिकली कहें तो दैट इज़ अनडिफाइंड एंड n1 का वैल्यू शुड बी 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड विथ अनडिफाइंड। अगर आप इसे इन्फिनिटी भी मान के चलते हैं कि थीटा का वैल्यू अगर हम 90 डिग्री से कम से 90 डिग्री को अप्रोच करते हैं तो टेंजेंट ऑफ थीटा विल टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर उसी वैल्यू को हम लेकर चलते हैं तो भी दिस इज़ अनडिफाइंड, ये हो नहीं सकता। सो ये भी गलत ऑप्शन है, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्यू मोर थिंग्स मैं इसे एक बार कंप्यूट करने की कोशिश करूंगा। याद रखें इस ऑप्शन में μ2 जो है μ2 0 के बराबर है, μ1 0 नहीं है, μ2 0 है। n1 टेंजेंट ऑफ थीटा हमें पता करना है। पिछले बार हमने n2 टेंजेंट ऑफ थीटा पता किया था, इस बार n1 टेंजेंट ऑफ थीटा पता करना है। तो देखें n1 का वैल्यू ये है μ2 mg 1 प्लस μ1 μ2 multiplied with tangent of theta is this 1 minus μ1 μ2 divided by twice of μ2। तो यहाँ पर कहा गया है कि μ2 is 0। That mean कि अगर हम यहाँ कैंसलेशन करते हैं तो ये चीज़ हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ हम तभी परफॉर्म कर सकते हैं, ये μ2 और μ2 को कैंसिल हम तभी कर सकते हैं जब μ2 0 के बराबर ना हो। 0 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 0 का कैंसलेशन नहीं होता है, तो ये काम तो हम नहीं कर सकते हैं। अभी अगर आप प्रोसीड भी करते हैं तो ये एक्सप्रेशन तो 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा और आपको मिलेगा μ2 mg डिवाइडेड बाई 2 μ2 mg
डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ म्यू टू। दुख की बात यह है कि म्यू टू जो है, म्यू टू इस केस में 0 है, तो वी कांट कैंसल दीज टू एंड दिस इज मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू 0 डिवाइडेड बाई 0 विच इज़ अनडिफाइंड। तो जो कि अनडिफाइंड है, सो हम ये नहीं कह सकते दैट इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई 2 n1 टेंजेंट ऑफ थीटा। mg डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा नहीं, लेकिन थोड़ा भी कॉशस अगर कोई ना हो तो इसे काट के वो कहेगा यस दैट इज mg डिवाइडेड बाई 2, लेकिन ऐसा है नहीं, ये होगा नहीं। दिस 0 डिवाइडेड बाई 0, दिस इज नॉट mg डिवाइडेड बाई 2। खैर, अगला ऑप्शन देखते हैं। हमसे पूछा गया μ1 अगर 0 ना हो, μ2 अगर 0 ना हो, दोनों 0 ना हो, तो क्या n2 mg डिवाइडेड बाई 1 प्लस μ1 μ2 है? हाँ, हमने डिराइव किया था ना n2, यही तो है। n2 इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई 1 प्लस μ1 μ2। और कब है वो कंडीशन? जब μ1 μ2 दोनों 0 ना हो, या फिर एटलीस्ट μ2 जो है ये 0 ना हो। μ2 जो है, ये जो μ2 है ये 0 ना हो, उस समय n2 का वैल्यू हमें वो मिलेगा। n2 इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई 1 प्लस μ1 μ2। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर कहा गया है μ2 नॉट इक्वल टू 0, फोर्थ ऑप्शन में μ2 नॉट इक्वल टू 0 एंड n1 टेंजेंट ऑफ थीटा हमें कैलकुलेट करना है। अब μ1 0 के बराबर है, n1 टेंजेंट ऑफ थीटा, n1 टेंजेंट ऑफ थीटा तो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर, n1 टेंजेंट ऑफ थीटा हमने कैलकुलेट किया है एंड दिस थिंग इज n1 टेंजेंट ऑफ थीटा, ये चीज़ n1 टेंजेंट ऑफ थीटा था। और कंडीशन क्या कहा गया, कंडीशन क्या दिया गया है? कंडीशन μ1 0 है, μ2 0 नहीं है। μ1 0 है और μ2 एग्जिस्ट कर रहा है। μ1 0 है तो हम काट सकते हैं इसे, बिल्कुल काट सकते हैं इसे, और इसे भी काट सकते हैं। μ1 0 है, चूंकि ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, किसी के साथ ये एडेड है, किसी के साथ सब्ट्रैक्टेड है, तो इजीली हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, 0 कह सकते हैं। दिस 0 तो कैंसल्ड आउट, दिस 0 तो ये चला गया। और यहाँ पर भी μ2 था, ठीक है। और इस बार बिकॉज μ2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस बार हम बड़े आसानी से इसे कैंसिल कर सकते हैं। μ2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें यहाँ पर मिलेगा mg डिवाइडेड बाय 2। क्या ये ऑप्शन में था? mg डिवाइडेड बाय 2। सो n1 टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय 2। तो ये सही ऑप्शन है, ये और ये भी सही ऑप्शन है। तो प्लेलिस्ट का लिंक, जिस सीरीज़ में हम लोग IITJEE एडवांस्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं फॉर द चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा।